आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कुछ ही महीने पहले देखी गई एक शानदार खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस आकाशगंगा पर फोकस करने जा रहा हूं, जिसे वर्तमान में JD1 कहा जाता है, जो कुछ अर्थों में शायद जेम्स वेब द्वारा पहले देखी गई किसी भी दूसरी आकाशगंगा की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खोज है। हालांकि ये आकाशगंगा बिल्कुल साधारण सी है और इसमें कुछ ऐसा खास भी नहीं है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिखाई भी मुश्किल से ही देती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसे कैसे ढूंढा गया और ये कहाँ मौजूद है। ये बमुश्किल दिखाई देने वाली आकाशगंगा इस बेहद खूबसूरत क्लस्टर के अंदर है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसे पेंडोरा क्लस्टर के नाम से जाना जाता है और ये वास्तव में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये 4 छोटे गैलेक्टिक क्लस्टर्स का ढेर लगता है जो करीब 36 करोड़ साल पहले टकराए होंगे, और इस टकराव के परिणाम स्वरूप हमें इस तस्वीर में लाल रंग में दिखाई देने वाली एक्स रेज सहित तरह तरह के इमिशन के साथ साथ बहुत सारी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन दिखाई दे रही है। और यद्यपि दिखाई देने वाली अधिकांश आकाशगंगाएं केवल 5% मास को रिप्रेजेंट करती प्रतीत होती हैं, ये वास्तव में डार्क मैटर और बहुत गर्म गैस जैसी चीजों की इंटरेक्शन है जो अधिकांश ग्रेविटेशनल इफेक्ट पैदा करती हैं। और इन असामान्य ऑब्जर्वेशंस और कुछ असामान्य इफेक्ट्स के कारण जो इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वैज्ञानिक अब इसे पेंडोरास क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर जो कॉलिजन के परिणाम स्वरूप कई अलग अलग इफेक्ट्स पैदा करता है। लेकिन फिर 2014 में जब हबल टेलीस्कोप इस क्लस्टर में देख रहा था तो उसे एक्सीडेंटली एक असामान्य पैच मिला, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। एक पैच जो वास्तव में बहुत दूर की चीज जैसा दिखता था, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सका कि ये वास्तव में था क्या। वैज्ञानिकों ने इसे हाई रेडशिफ्ट के साथ एक आकाशगंगा माना था, लेकिन अभी तक ये सटीक रूप से डिटरमाइन करना असंभव था कि ये वास्तव में क्या था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये लगभग 10 साल पहले खोजा गया था, लेकिन किसी भी प्रकार की एनालिसिस करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं था। अब नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हुई नई ऑब्जर्वेशन से नए रहस्यों का खुलासा हुआ है। टेलीस्कोप जिसका मुख्य काम ही इस तरह की आकाशगंगाओं की एनालिसिस करना है, और इसलिए इसे एक बार फिर से इंफ्रारेड लाइट में देखकर और ग्रेविटेशनल लेंस इमेज को 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखकर वैज्ञानिक निश्चित रूप से इस बहुत ही धुंधली आकाशगंगा के अस्तित्व की पुष्टि करने में सक्षम रहे। एक आकाशगंगा जो ब्रह्मांड के फॉर्मेशन के करीब 48 करोड़ साल बाद अस्तित्व में आई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अब तक की खोजी गई सबसे धुंधली आकाशगंगा को रिप्रेजेंट करती है। ये मुश्किल से ही दिखाई दे रही है, और एकमात्र कारण जिसकी वजह से हम इसे देख पा रहे हैं वह पेंडोरा गैलेक्टिक क्लस्टर है। इस क्लस्टर ने इसकी चमक को लगभग 13 गुना बढ़ा दिया है। वैज्ञानिक अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से इस आकाशगंगा के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाकर तरह तरह की फ्रीक्वेंसीज में चीजों को देखने में सक्षम है, जिसका निश्चित रूप से मतलब है कि हम इसे रीआयोनाइजेशन पीरियड की शुरुआत में रखकर सटीक दूरी डिटरमाइन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पीरियड बेसिकली ब्रह्मांड को तारों से आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकाश से कुछ हद तक धुंधला बनाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि ये आकाशगंगा कुछ हद तक धुंधली होने के अलावा किसी दूसरे तरीके से कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। ये रीआयोनाइजेशन पीरियड है जो मुख्य मिस्ट्रीज में से एक है, जिसे जेम्स वेब सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसे संभवतः इस डिस्कवरी के द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि इस आकाशगंगा का स्टेलर मास बहुत कम है, इसकी मेटेलिसिटी भी रिलेटिवली कम है, और ये एक सामान्य मॉडर्न गैलेक्सी की तरह लगभग 5% चमकीली है। ये वास्तव में छोटी भी है और आकार में संभवतः लगभग 500 लाइट ईयर है। ये तस्वीर हमें ये भी दिखाती है कि इसमें कम से कम 3 अलग अलग स्टार क्लस्टर्स शामिल हैं, जहां नए तारों की प्रोडक्शन से बहुत सारी एक्टिविटीज पैदा हो रही हैं। ये आकाशगंगा आमतौर पर हमारे लिए पूरी तरह से इनविजिबल रहती है, एक्सेप्ट जब ये सही ओरिएंटेशन पर हो या हमारे सामने बिल्कुल सही तरीके से गुजर रही हो, ताकि प्रकाश को जेम्स वेब के द्वारा दिखाई देने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सके। यदि ये ग्रेविटेशनल लेंस नहीं होता तो हमारे लिए ये गैलेक्सी भी इनविजिबल ही होती, यहाँ तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए भी। इसलिए ये डिस्कवरी बेसिकली पूरी तरह से एक्सीडेंटल थी। लेकिन इस पेपर के पीछे के वैज्ञानिक और वास्तव में जेम्स वेब की तस्वीरों और कई दूसरी तस्वीरों को स्टडी करने वाले वैज्ञानिक वर्तमान में बहुत दृढ़ता से मानते हैं कि ये उन अधिकांश आकाशगंगाओं को रिप्रेजेंट करती है जो इस पीरियड के दौरान अस्तित्व में रही होंगी।
और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को रीआयोनाइज करने के लिए जिम्मेदार रही होंगी या ब्रह्मांड को कुछ हद तक धुंधला होने से बदल रही होंगी, जहां हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन को आयोनाइज्ड हाइड्रोजन में बदलने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल प्रकाश को गुजरने नहीं देती है। यदि ऐसा हो जाए तो ब्रह्मांड सब तरह के प्रकाश के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये पहले इस हाइड्रोजन की उपस्थिति ही थी जो शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत सी चीजों को देखने से रोकती थी। एक बार फिर से कहूं तो ये कुछ हद तक मामूली सी दिखने वाली आकाशगंगा संभवतः अधिकांश आकाशगंगाओं को रिप्रेजेंट करती है जो पुराने दिनों में अस्तित्व में थी, जबकि इनमें से कई दूसरी आकाशगंगाओं पर हम पहले बात कर चुके हैं जिन्हें जेम्स वेब ने खोजा है। ये वास्तव में नियम के अपवाद हैं, यानी एक्सेप्शन आकाशगंगाएं हैं। उस खास रीआयोनाइजेशन पीरियड में हम जो खोजने की उम्मीद करते हैं उसकी तुलना में ये आकाशगंगाएं बहुत ज्यादा चमकीली, बेहद विशाल और बेहद दुर्लभ हैं, जो रीआयोनाइजेशन पीरियड को रिप्रेजेंट करने वाली इन आकाशगंगाओं को एक्सेप्शंस टू द रूल बनाती हैं। ये आकाशगंगाएं संभवतः हर जगह थीं। वे पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन का रीआयोनाइजेशन भी कर रही थीं, लेकिन न्यूट्रल हाइड्रोजन के कारण और उनकी ओवरऑल डिमनेस के कारण इन्हें खोजना प्रैक्टिकली असंभव है, जब तक कि वे एक बहुत पावरफुल ग्रेविटेशनल लेंस के सामने बिल्कुल सही पोजीशन में न हो, जो तब उनकी चमक को बढ़ा सकता है। और चूंकि खगोल विज्ञान और खास तौर से जेम्स वेब का एक प्रमुख लक्ष्य वास्तव में रीआयोनाइजेशन के लिए जिम्मेदार आकाशगंगाओं के टाइप्स को डिटरमाइन करना है, कुछ अर्थों में इस आकाशगंगा ने उस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा लिया है। जबकि पिछली वीडियो में हम इन दूसरी आकाशगंगाओं पर बात कर चुके हैं जो बहुत ब्राइट, बहुत पावरफुल और कुछ हद तक दुर्लभ आकाशगंगाओं के उदाहरण हैं। ये संभवतः इस समय के दौरान कुछ खास विशेष आकाशगंगाएं नहीं हैं। कुछ मायनों में ये गैलेक्सी M87 के समान है, जो मिल्की वे के आसपास मौजूद बेहद विशाल चमकदार आकाशगंगाओं में से एक है। तो वास्तव में ये एक बहुत ही ब्राइट और पावरफुल उदाहरण है जो एक स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जिसका मतलब ये भी है कि ये आकाशगंगाएं संभवतः अधिकांश रीआयोनाइजेशन के लिए जिम्मेदार नहीं थीं। ये रीआयोनाइजेशन बहुत ही छोटी और बेहद धुंधले ऑब्जेक्ट्स द्वारा किया गया था। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि आकार और ओवरऑल ब्राइटनेस के कारण ये भी साफ पता चलता है कि बिग बैंग के 40 से 50 करोड़ सालों के बाद की आकाशगंगाएं आमतौर पर बहुत छोटी थीं, उनमें बहुत कम तारे थे और मॉडर्न थ्योरीज में एक्सपेक्टेड मेटेलिसिटी भी उनमें रिलेटिवली कम थी। इस कुछ हद तक आकस्मिक डिस्कवरी से बेसिकली ये सब एक बार में सभी के लिए साबित हो गया। ये आकाशगंगा एक रिमाइंडर के रूप में भी काम करती है कि विज्ञान में वास्तव में हर चीज के बहुत सारे रहस्यों को समझाने की कोशिश करते समय हमें हमेशा ऑब्जर्वेशनल संबंधी पूर्वाग्रहों से निपटना पड़ता है। और इसलिए यहाँ ये आकाशगंगा संभवतः ये साबित करती है कि उस समय की अधिकांश आकाशगंगाएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसा वैज्ञानिकों ने हमेशा से एक्सपेक्ट किया था। छोटी, जिसमें बहुत सारे एक्टिव रीजन्स शामिल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ ये 3 रीजन्स देख रहे हैं जो बहुत सारे पावरफुल स्टार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण इन आकाशगंगाओं के चारों ओर की सारी गैस आयोनाइज्ड हाइड्रोजन में बदल गई। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी खोज है और एक बहुत अच्छी एनालिसिस भी। जाहिर तौर पर यह ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने की ओर हमारा पहला कदम है कि बिग बैंग जैसे महाविस्फोट के बाद कुछ करोड़ सालों में शुरुआती ब्रह्मांड में क्या हुआ था। बाकी गैलेक्टिक डिस्कवरीज के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।